बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। गरीब किसान करमदीन अपने आंगन में बेचैनी के आलम में टहल रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी शगुफ्ता दौड़ती हुई कमरे के अंदर से आई और बोली, बाबा, अम्मी का दर्द बढ़ता जा रहा है, गाड़ी वाला कब आएगा? करमदीन ने कहा, बेटा वो आता ही होगा, अम्मी तैयार हैं? शगुफ्ता बोली, जी अम्मी तैयार हैं। इतने में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। करमदीन ने कहा, गाड़ी आ गई बेटा, चलो जल्दी से अपनी अम्मी को लेकर आओ। शगुफ्ता कमरे की तरफ भागी। थोड़ी देर में करमदीन ने अपना कच्चा मकान बंद किया। बीवी और बेटी को गाड़ी में बिठाकर शहर के अस्पताल रवाना हो गया। करमदीन की बीवी रजिया को कई दिन से पेट में शदीद दर्द था। गांव के हकीम की दवाइयां इस्तेमाल करने के बावजूद दर्द में किसी तौर आराम नहीं आ रहा था। हकीम ने भी अब करमदीन को जवाब दे दिया था और उससे कहा था कि बीवी को शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर से चेक करवाए। गाड़ी शहर की तरफ रवाना थी। करमदीन छोटा किसान था, फसलों पर ही उसका गुजर बसर होता। खुदा खुदा करके अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने तक रजिया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने इमरजेंसी में उसका मायना किया तो पता चला कि अगर रजिया का फ़ौरन ऑपरेशन ना किया गया तो उसकी अपेंडिक्स फट सकती है। रजिया को दरअसल अपेंडिक्स की तकलीफ थी। परेशान करमदीन क्या करता? बीवी को बचाने की खातिर उसने कहा कि ऑपरेशन शुरू कर दें। बेटी को ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिठाकर खुद उल्टे पांव गांव की तरफ पलटा। ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। ऊपर के अखराजात मिलाकर उसे कोई 70-80 हज़ार रुपये चाहिए थे। इतनी बड़ी रकम उसके पास कहाँ थी? सोच सोच करके उधार पैसों का तकाजा किसे करे? जब कोई जहन में नहीं आया तो उसे मजबूरन गांव के मलिक साहब की हवेली जाना पड़ा। मलिक साहब को गांव में कुछ पसंद नहीं किया जाता था, मगर पैसे वाले आदमी थे, किसी की क्या मजाल के उन्हें कुछ कहे। मलिक तनवीर की उम्र 45 साल थी। वो शादीशुदा था। 12 और 14 साल के 2 बेटे भी थे। चंद साल पहले उसका बाप हार्ट अटैक की वजह से चल बसा, जिसकी बाइस हवेली का सारा इंतज़ाम मलिक तनवीर के हाथ में आ गया। मगर उसकी तबीयत बाप से मुख्तलिफ थी। बहुत कारोबारी जहन का मालिक था। नफ़ा और नुकसान के मामले में किसी को नहीं बख्शता। गांव के चंद एक लोगों ने मजबूरी के तहत मलिक तनवीर से उधार ले लिया और वो वक्त पर उसका कर्जा उतार न सके। उसका उन्हें अच्छा खासा खमियाजा भुगतना पड़ा। करमदीन भी तमाम खदशात दिल में लिए हवेली पहुंचा, मगर क्या करता? इतनी बड़ी रकम गांव में से उसे किसी से नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग गरीब थे और जो कुछ खुशहाल थे यकदम उनसे इतनी बड़ी रकम मिलने की उम्मीद कम ही थी। लिहाजा कहीं और जाकर वक्त का ज़िया करने के बजाय करमदीन ने मलिक तनवीर के पास जाना ज़रूरी समझा। गाड़ी हवेली के बाहर रुकी। खुशकिस्मती से मलिक तनवीर हवेली में था। मुलाजिम करमदीन को लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचा। करमदीन ने सलाम के बाद अपनी मजबूरी बताई और 80,000 उधार की दरख्वास्त उसके सामने रख दी। उसने तवज्जो से करमदीन की बात सुनी और बोला, चाचा, मुझे उधार देने से इनकार नहीं है, लेकिन गांव के लोग उधार लेकर वापस नहीं करते। करमदीन ने इल्तिजा करते हुए कहा, मलिक साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ। पैसों का इंतज़ाम न हुआ तो बीवी जान से चली जाएगी। मेहरबानी कर दें। बाकी जितना वक्त आप मुझे देंगे इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मलिक तनवीर ने अपने मुंशी से कहा कि करमदीन को 80,000 दे दे और साथ ही करमदीन को 1 महीने की मोहलत दी कि 1 महीने के अंदर अंदर वो पैसे वापस करने का पाबंद होगा। मोहलत बहुत कम थी। 1 महीने का सुनकर करमदीन को झटका तो लगा, लेकिन वो ये सोचकर खामोश रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मलिक तनवीर उससे पैसे वापस ले ले। जिंदगी और मौत का मामला था। उसने खामोशी से हाँ में गर्दन हिलाई। मलिक तनवीर का शुक्रिया अदा किया, उससे इजाज़त ली, गाड़ी में बैठा और दोबारा शहर की तरफ रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसकी बीवी का ऑपरेशन हो गया है और कमरे में भेज दिया गया है। वो कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर रजिया का मुआयना कर रहा था, जबकि रजिया अभी भी बेहोश। करमदीन को देखते ही डॉक्टर ने पूछा, आप कहाँ चले गए थे? पैसों का इंतज़ाम हो गया? करमदीन ने जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब, इंतज़ाम हो गया है। डॉक्टर ने बताया आप अचानक चले गए, जिसकी वजह से हम परेशान हो गए थे, लेकिन आपकी बेगम की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हम आपकी वापसी का इंतज़ार नहीं कर सकते थे।
खुदा न खास्ता अपेंडिक्स फट जाती तो जहर जिस्म में फैल जाता। उनके जान जाने का खतरा था, लिहाजा में फौरी ऑपरेशन करना पड़ा। करमदीन ने पूछा, डॉक्टर साहब, अब मेरी घरवाली ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऑपरेशन फीस आप रिसेप्शन पर जमा करवा दें। रज़िया 2 दिन अस्पताल में दाखिल रही। 2 दिन बाद उनकी तबीयत संभली तो डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। करमदीन बीवी और बेटी को लेकर घर पहुंचा। रज़िया मुकम्मल बेड रेस्ट पर थी। शगुफ्ता ने सारा घर संभाल रखा था। शगुफ्ता 19 साल की थी। गांव के सरकारी स्कूल से उसने अच्छे नंबरों में मैट्रिक किया था। वो आगे पढ़ना चाहती थी। करमदीन को भी बेटी को पढ़ाने का बहुत शौक था, मगर माशी हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि शहर जाने के लिए वैन लगवानी पड़ती, जिसका अच्छा खासा खर्चा था। दिल पर पत्थर रखकर बाप बेटी दोनों ही खामोश हो गए। गरीब आदमी के मन के अंदर एक कब्रिस्तान होता है, जहाँ वो गाहे बगाहे अपनी बड़ी छोटी ख्वाहिशात दफन करता रहता है। शगुफ्ता करमदीन की अकलौती बेटी थी, खूबसूरत भी थी और समझदार भी। माँ बीमार हुई तो सारा घर उसने संभाल रखा था। 1 हफ्ते तक रज़िया की तबीयत बेहतर हुई तो करमदीन को मलिक तनवीर का उधार वापस करने की फिक्र हुई। रज़िया दवाइयाँ लेकर सो चुकी तो करमदीन और शगुफ्ता सहन में सर जोड़ कर बैठ गए। करमदीन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बेटा 1 हफ्ता गुजर गया है, पीछे सिर्फ 24 दिन रह गए हैं। इतनी बड़ी रकम कैसे बंदोबस्त करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। शगुफ्ता बोली, बाबा मैं कुछ कर सकती हूँ। करमदीन ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम क्या करोगी? शगुफ्ता ने जवाब दिया, बाबा मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आया करूँगी। जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ बेचेंगे उतने पैसे आएंगे। करमदीन बेटी की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, बेटा लकड़ियाँ काटना बहुत मेहनत तलब काम है, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। शगुफ्ता बोली, बाबा फिर इसके अलावा और कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। बेटा हम गरीब लोग हैं, सरकारी जंगल से लकड़ियाँ काटने का मतलब चोरी है और वो हम नहीं कर सकते। वहाँ से मलिक तनवीर ही लकड़ियाँ ले सकता है, और फिर हम चोरी करें ही क्यों? जंगल का गार्ड भला आदमी है, थोड़ी सी लकड़ियाँ में जलाने के लिए दे देता है, ये भी उसकी मेहरबानी है। शगुफ्ता बोली, बाबा फिर आपकी दुकान से इतने सारे पैसे 20 दिन में तो नहीं निकल सकते? गांव का मलिक बिगड़ गया तो हमें नहीं मालूम कि वो हमें क्या सजा देगा। अगले दिन करमदीन जानवर खरीदने शहर की तरफ रवाना हुआ। घर की दाल रोटी चलाने के लिए दुकान खोलना जरूरी था। रज़िया की दवाइयाँ भी जारी थी। करमदीन कसाई था, बड़े जानवर का गोश्त बेचा करता था। गांव में कसाई की सिर्फ एक ही दुकान थी। मामूलाते जिंदगी तो शुरू हो चुके थे, मगर उधार की रकम ने घरवालों की भूख प्यास खत्म कर रखी थी। 20 दिन बाद बहुत मेहनत के बाद करमदीन ने सिर्फ 8,000 रुपये बचाए थे। एक मुसलसल टेंशन और डिप्रेशन ने घरवालों को घेर रखा था। 30 दिन गुजर गए। करमदीन सिर्फ 15,000 जमा करवा सका। इससे पहले कि मलिक तनवीर नाराज होता, वो पैसे लेकर हवेली पहुंचा ताकि मलिक से पैसे वक्त पर ना जोड़ सकने की माफ़ी मांगे। 15,000 मलिक को देकर बकाया पैसों की मोहलत मांग ले। वो पैसे लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। मलिक तनवीर हवेली में नहीं था। काफ़ी इंतज़ार के बाद वो हवेली से आया तो करमदीन को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, चचा तुम तो वादे के बड़े पाबंद हो, 1 दिन भी नहीं ऊपर होने दिया और पैसे लेकर पहुंच गए। करमदीन सर झुकाकर बोला, हुजूर मैं इसलिए आ गया हूँ कि मुझे अपना वादा याद है, भूला नहीं हो। दूसरा मैंने हत्तल इम्कान है कोशिश की है कि मैं आपके पैसे वक्त पर लौटा सकूं, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ऐसा नहीं कर सका। मगर मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं वो आपके पास लेकर चला आया हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि ये पैसे कबूल कर लें और मुझे कुछ और मोहलत दे दें। ये सुनकर मलिक तनवीर बरहम हो गया। कहने लगा, चचा तुम मेरा उसूल अच्छी तरह जानते हो, पूरे पैसे लिए बगैर तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। करमदीन उसकी मिन्नतें करने लगा, मगर वो ना माना। उसने करमदीन से पैसे ले लिए और बकाया रकम के लिए उसे फ़कत 2 दिन की मोहलत दी। करमदीन सर झुकाए मायूस वापस लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त सिर्फ 2 दिन में वो कैसे कर सकता था? उसके पास है क्या? 2 कमरों पर मुश्तमिल कच्चा मकान और एक कसाई की छोटी सी दुकान,
अगर वो अपनी दुकान बेच देगा तो खाएगा कहाँ से? पेट काट कर 80,000 तो फिर जमा कर लेगा, मगर सारी उम्र दुकान नहीं बना सकेगा। परेशानी के आलम में घर पहुंचा। रजिया मुकम्मल सेहत याब हो चुकी थी। शौहर को परेशान देखकर बोली, आपने भी मुझे बचाने की खातिर अपने लिए एक रोग पाल लिया है। शगुफ्ता भी खामोशी से आकर बैठ गई। करमदीन बोला, रजिया, क्या इस घर में कोई चीज़ नहीं है जिसे बेचकर मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकूं? रजिया ने कहा, अगर होती तो मैं आपको पहले ही ना दे देती। शादी का थोड़ा बहुत जो जेवर था जो बरसों पहले बिक गया था, और इस घर में कौन सी कीमती चीज़ है जो इतनी मालियत की होगी? करमदीन बेहद परेशान था। कहने लगा, रजिया, मलिक तनवीर ने मुझे बकाया रकम के लिए सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है। 65,000 की रकम का इंतज़ाम 2 दिन में कहाँ से करूँगा? ये कहकर वो बेचैनी के आलम में उठा और घर से निकल गया। 2 दिन जाने कैसे कटे, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका। करमदीन के पास जानवर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। दुकान भी वीरान पड़ी थी। दोपहर के वक्त शगुफ्ता खाना लेकर दुकान पर पहुंची। कहने लगी, बाबा, काम तो है नहीं तो क्यों यहाँ बैठे हैं? घर आ जाएं। सुबह भी आपने नाश्ता नहीं किया। करमदीन ने टिफ़िन बेटी के हाथ से लेकर रखा ही था कि इतने में मलिक तनवीर की जीप दुकान की तरफ आती दिखाई दी। जीप देखकर करमदीन के पसीने छूट गए। बोला, अल्लाह खैर करे। जीप दुकान के बाहर आकर रुकी। करमदीन ने बेटी को फौरन अपने पीछे खड़ा कर लिया। मलिक तनवीर रौनक के साथ जीप से निकला और तकब्बर से सलाम करते हुए बोला, चचा, ये अच्छी बात नहीं है। 65,000 के लिए मुझे खुद आना पड़ा। तुम्हें अंदाज़ा है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है? करमदीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, साहब, बस चंद दिन की बात है, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मैंने कर्ज के लिए बात कर रखी है। कल तक उम्मीद है कि मुझे कर्ज मिल जाएगा। मलिक तनवीर ने शगुफ्ता पर भरपूर नज़र डाली और पूछा, ये कौन है? करमदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी बेटी है, अकलौती बेटी है। अल्लाह ने बेटा भी दिया होता तो शायद मैं इतनी मुश्किल में ना होता। मलिक तनवीर ने करमदीन के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया और कहा, चचा, ऐसे तो ना कह, तेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। चलो, मैं कल तक इंतज़ार करता हूँ। वैसे मैं दुरुस्त वक्त पर आया हूँ, मुझे इसकी खुशी है। ये कहकर मलिक तनवीर जीप में बैठा और वापस चला गया। करमदीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शाम के वक्त ही मतलूबा शख्स के घर गया जिससे कर्ज का तकाजा किया हुआ था, लेकिन करमदीन को मायूस लौटना पड़ा क्योंकि कर्ज की रकम मिलने से 2-3 माह लग जाएंगे और इतना अरसा मलिक तनवीर ने कहाँ खामोश रहना था। एक एक पल करमदीन पर भारी था। अपनी कसाई की दुकान को भी भूल गया। घर में जो कुछ बचत थी उसी में 2 वक्त की रोटी पक रही थी, वो भी परेशानी में कोई नहीं खाता था। अगली सुबह मलिक तनवीर के 2 खास मुलाजिम और उसका मुंशी मिठाई का डब्बा लेकर करमदीन के घर आया। बहुत खुश अखलाकी और मोहब्बत से करमदीन से मिले। करमदीन उनके रवैये पर हैरान था। मुंशी ने बैठते ही फौरन कहा, करमदीन, तेरी तो किस्मत खुल गई है। करमदीन मुस्कुराए जा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कहे। मुंशी ने कहा, हमारे मालिक को तेरी बेटी पसंद आ गई है। वो शगुफ्ता से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने हमें शादी की तारीख तय करने के लिए भेजा है और उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि इसके शादी के बदले तेरा कर्ज माफ़ हो जाएगा और शगुफ्ता बेटी को भी अच्छा खासा जेवर मिलेगा। इसके अलावा अगर तुझे शगुफ्ता बेटी के लिए कुछ चाहिए वो भी तू मुझे बता सकता है, क्योंकि मालिक। करमदीन गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, यूसुफ, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मालिक ने तुझे यहाँ मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए भेजा है। मुंशी भी चारपाई से उठ खड़ा हुआ। बोला, ये क्या कह रहा है करमदीन? मैं तो खुश हूँ क्योंकि तेरी गुर्बत ख़त्म होने वाली है। करमदीन ने कहा, तू चाहता है कि अपनी गुर्बत ख़त्म करने के लिए मैं अपनी बेटी कुर्बान कर दूँ? 26 साल का फ़र्क है मलिक और मेरी बेटी की उम्र में। यूसुफ, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जल्द तुम्हारे मालिक के पैसे वापस कर दूंगा। तुम जाओ यहाँ से। मैं इस मामले पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता और दोबारा ये बात करने के लिए मेरे दरवाजे पर मत आना। मुंशी ने करमदीन के तेवर देखे तो मिठाई के डब्बे समेत वहाँ से चला गया।
करम दीन जिस दुकान से अपनी दुकान के लिए जानवर खरीदता था वो उसके पास गया और मजबूरी बताई और कहा कि उसे 65,000 कर्ज भी चाहिए और एक आध उधार जानवर भी, ताकि वो अपनी दुकान चला सके। मलिक तनवीर के पैसे वापस करने के बाद उसकी दुकान चल पड़ेगी तो वो थोड़े थोड़े करके उनके पैसे जल्द अदा कर देगा। वो भला शख्स था। करमदीन की मजबूरी समझ गया और कहा, जानवर ले जाना है तो अभी ले जाओ, बाकी इतनी रकम तो अभी उसके पास भी नहीं थी, कल इसी वक्त आ जाना और रकम ले जाना। करमदीन ने उसके हाथ चूम लिए, दुआएं देता हुआ वापस चला गया कि जानवर भी कल ही ले जाएगा। करमदीन घर पहुंचा तो बहुत खुश था। वो यही बात बार बार दोहरा रहा था कि मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया कि जिनके साथ मेरा अक्सर लेन देन रहता है उनके पास क्यों नहीं गया। रजिया ने कहा, आप परेशान ना हो, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। इस काम का भी यही वक्त मुकर्रर था, रात का वक्त था। करमदीन और बाकी घरवाले बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद सोए। करमदीन दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि कल उसे पैसे मिल जाएं ताकि वो कल ही कल मलिक तनवीर से अपनी जान छुड़वाए। सुबह नमाज के वक्त करमदीन की आंख खुली। वो उठा, वुज़ू करके नमाज अदा करने मस्जिद चला गया। मस्जिद से वापस आया तो उसका दिल चाय पीने के लिए कर रहा था। उसने नज़र दौड़ाई, शगुफ्ता अपनी चारपाई पर नहीं थी। उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है नमाज के लिए कमरे में हो। उसने रजिया को जगाया और रजिया उठी तो करमदीन ने कहा, नेक बख्त, आज क्या नमाज के लिए नहीं उठना? उठो, नमाज पढ़ो और मुझे अच्छी सी चाय बना कर दो। रजिया उठी, वज़ू करके नमाज अदा की। उन्हें शगुफ्ता कहीं नज़र नहीं आई। वो करमदीन के पास आई और बोली, क्या आपने शगुफ्ता को कहीं भेजा है? वो घर में नज़र नहीं आ रही। करमदीन जो आंखें बंद किए चारपाई पर लेटा था फौरन आंखें खोली और हैरत से कहा, इतनी सुबह मैं शगुफ्ता को क्यों कहीं भेजूंगा? ये सुनते ही रजिया शशतर रह गई। कहने लगी, शगुफ्ता के बाबा, बेटी घर में नहीं है। उन्होंने घर के अंदर और बाहर हर तरफ बेटी को देख लिया मगर बेटी उन्हें ना मिली। रजिया रोए जा रही थी जबकि करमदीन सख्त बेचैनी के आलम में सहन में टहल रहा था और बार बार रजिया से कह रहा था, अरे ओ नेक बख्त, हो सकता है शगुफ्ता खुद किसी काम से बाहर गई हो, हमें उसका इंतज़ार तो करना चाहिए। इंतज़ार करते करते सुबह से दोपहर हो गई तो करमदीन को यकीन हो गया कि बेटी कहीं गई नहीं, उसे गायब कर दिया गया है। रजिया काफ़ी देर दुहाइयाँ दे रही थी, शगुफ्ता के बाबा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये मलिक तनवीर का काम है, उसने हमसे अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। रात के अंधेरे में उसके आदमी चुपके से घर में दाखिल हुए और बेटी को बेहोश करके ले गए होंगे। करमदीन दोनों हाथ सर पर रखकर बैठ गया। वो इसलिए भी परेशान था कि कोई रात के वक्त घर में दाखिल हुआ और बेटी को ले गया और उन्हें पता भी नहीं चला। ये कैसे मुमकिन था कि वो इस कदर गहरी नींद सोते रह गए। करमदीन उठा और रजिया को तंबीह की कि दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर ले क्योंकि वो थाने जा रहा है शगुफ्ता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। अब मज़ीद इंतज़ार करना बेकार है। ये कहकर करमदीन घर से निकल गया। करमदीन मुकामी थाने पहुंचा। हवलदार थाने में मौजूद था। करमदीन को देखते ही अपने पास इज्जत से बिठाया, ठंडा पानी पिलाया, हाल अहवाल पूछा और धीरे से कहने लगा, चचा, मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुझे मशवरे कौन देता है। ज़रूरत क्या थी गांव के इतने बड़े वडेरे से पंगा लेने की? आखिर बेटी को कहीं ना कहीं तो ब्याना ही था, तो इससे अच्छा रिश्ता तुझ जैसे गरीब को कहाँ मिलता। बेटी हवेली की मालकन थी, मलिक तनवीर की जायदाद में हिस्सेदार बनती। बेटी राज करती तो तेरी भी किस्मत बदल जाती। ये सब तुझे किसी ने नहीं समझाया? करमदीन हैरत से आंखें फाड़े हवलदार की तरफ देख रहा था। बोला, हवलदार साहब, मेरी बेटी रात से घर से लापता है। मुझे मलिक तनवीर पर शक है, मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। हवलदार ने करमदीन को खामोश रहने का इशारा किया और कहा, पागल हो गए हो तुम? क्या अपने ही गांव के चौधरी से दुश्मनी बनाना चाहते हो? पागल आदमी, तुम्हारी बेटी मलिक साहब के पास है और तुम इकरार करो या इनकार, वो हवेली में अपने निकाह की तैयारी में मसरूफ़ है। कोई उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पहुंच असेंबली तक है। तुम्हारी औकात क्या है उसके सामने? तुम तो पहाड़ के सामने खड़े होने के ख्वाब देख रहे हो।
पागल मत बनो, मेरी बातों पर गौर करो। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। करमदीन मुसलसल आंसू बहाता घर तक पहुँचा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। सारे हालात बीवी के सामने रखे तो घर में कोहराम मच गया। रज़िया संभाले नहीं जा रही थी। करमदीन ने रज़िया को हौसला दिया और ख़ुद मलिक तनवीर की हवेली की तरफ चल पड़ा। करमदीन हवेली पहुंचा तो मलिक तनवीर ने उसे इज्जत से ड्राइंग रूम में बिठाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। करमदीन मलिक तनवीर की मिन्नत समाजत करता रहा, मगर मलिक ने उसे अपना फैसला सुनाया कि अगले जुम्मे वो शगुफ्ता के साथ निकाह कर रहा है। करमदीन बेटी के सर पर हाथ रखना चाहता है तो निकाह में शरीक हो जाए, वरना उसकी मर्जी है। मजीद ये कि अगर उसने इस निकाह में रुकावट बनने की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। करमदीन रोता धोता मायूस हवेली से निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर किस मुंह से जाए। उसकी बीवी बेटी के बारे में पूछेगी तो वो क्या बताएगा। वो अपनी दुकान पर पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद शगुफ्ता की हमउम्र 3 लड़कियां करमदीन की दुकान पर आई। एक ने कहा, चाचा जी हमें गोश्त चाहिए, मगर आप तो खुद रो रहे हैं। करमदीन ने नज़र उठाकर उन्हें देखा और आंसू पूंछते हुए कहा, बेटा क्या तुम्हें यहाँ गोश्त नज़र आ रहा है? नहीं ना, तो जाओ यहाँ से, ये दुकान आज से बंद है। मैं किस लिए कमाऊँगा अब, किसकी खुशियाँ देखूँगा? सब ख़त्म हो गया है, सब ख़त्म हो गया। एक लड़की ने कहा, क्या हुआ चाचा जी, आप क्यों इतने परेशान हैं? हम भी आपकी बेटियां ही तो हैं, हमें बताएं आप क्यों इतने परेशान हैं? करमदीन ऊंची आवाज में बोला, क्या बताऊं बेटी, मेरी मासूम बच्ची बिल्कुल तुम्हारी उम्र की होगी, उसे गांव के वडेरे ने अगवा कर लिया है। मुझ गरीब का कोई नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, क्या बताऊं बेटी। इतने में पीछे से किसी ने करमदीन के कंधे पर हाथ रखा। करमदीन ने घबरा कर पीछे देखा। उसका पड़ोसी गफ्फार खड़ा था। गफ्फार ने पूछा, क्या हुआ भाई, किससे बातें कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? करमदीन ने पलटकर लड़कियों की तरफ देखा और कहा, मैं तो ही नहीं, मगर वहां कोई नहीं था। लड़कियां गायब हो चुकी थी। करमदीन ने अपनी आंखें मलकर इधर उधर देखा, लेकिन उसी असना में गफ्फार ने दोबारा करमदीन से पूछा, क्या हुआ भाई करमदीन, किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारे घर से रोने की आवाजें आ रही थी, मगर तुम्हारे घर भी गया था, तुम घर नहीं थे तो लौट आया, कोई परेशानी है क्या? करमदीन गफ्फार के गले लगकर रोने लगा और उसे सारी रुदात सुनाई। गफ्फार ये सुनकर हैरान हो गया, कहने लगा, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। इसका तो मतलब है कि वडेरे से अब हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं रही। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कुछ बताया? करमदीन बोला, बता कर भी क्या करता, तुम क्या कर लेते? गफ्फार ने कहा, लेकिन हम खामोश तो नहीं बैठ सकते, मेरे साथ चलो, हम गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा करते हैं और ये मामला उनके सामने रखते हैं। अगर आज हम खामोश रहे तो कल किसी और की बेटी की बारी हो सकती है। गफ्फार करमदीन को लेकर चल पड़ा। शगुफ्ता हवेली के एक कमरे में कैद थी। रो रो कर उसके आंसू भी अब खुश्क हो चुके थे। वो बेड के साथ टेक लगाए नीचे फर्श पर बैठी मदद का इंतजार कर रही थी। दरवाज़ा खुला और मलिक तनवीर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर शगुफ्ता खड़ी हो गई। वो घबराहट में पीछे हटने लगी। मलिक तनवीर बोला, मैं कोई भूत थोड़ी हूँ जिससे तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हारी तरह इंसान हूँ और यकीन करो भला इंसान हूँ। पता नहीं तुम लोग क्यों मुझे जालिम समझ रहे हो। अगर जालिम होता तो अब तक जबरदस्ती तुमसे निकाह कर चुका होता, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम राजी हो जाओ, फिर मजा है खुशियों का। अपने कमरे को तुमने गौर से देखा है कितना खूबसूरत है? लाखों का तो सिर्फ फर्नीचर है। ये कमरा इस हवेली का सबसे खूबसूरत कमरा है जो मैंने तुम्हें तोहफे में दिया है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो बड़ी बेगम के कमरे में ले जाता हूँ। उसका कमरा खुद अपनी आंखों से देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। आओ मेरे साथ चलो। मलिक तनवीर ने शगुफ्ता की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने नहीं में सर हिला दिया। मलिक कंधे उचकाते हुए बोला, मर्जी है तुम्हारी, मगर मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये रोना धोना बंद करो और शादी के लिए हाँ कर दो। कमरे से बाहर निकलो, अपने कपड़े और जेवरात खुद पसंद करो। क्या बच्चों वाली हालत बना रखी है? शाम तक मुझे तुम्हारा हुलिया दुरुस्त मिलना चाहिए, समझ गई? ये कहकर मलिक तनवीर कमरे से चला गया।
उधर गांव के बुजुर्गों की बैठक लगी हुई थी। हर कोई करमदीन से हमदर्दी कर रहा था, लेकिन जो कुछ हवलदार ने कहा उसे सुनकर तो सब यही कह रहे थे कि अगर वडेरा इतना ताकतवर है तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। हम उसके खिलाफ कुछ कर सके या नहीं, मगर वो हम पर कोई न कोई मुद्दा ज़रूर डलवा देगा। एक बुजुर्ग ने कहा, देखो भाइयों, मेरा ख्याल है कुछ भी करने से पहले हम सबको मिलकर हवेली जाना चाहिए और वडेरे से बात करनी चाहिए। शायद कोई हल निकल आए। इस तरह में उसके मूड का भी पता चल जाएगा और आगे क्या करना है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। सब ने बुजुर्ग से इत्तफाक किया और वो लोग हवेली की जानिब चल पड़े। हवेली पहुंचे, मलिक तनवीर से बातचीत की, लेकिन उन्हें भी मायूस वापस लौटना पड़ा। मलिक तनवीर किसी तौर शगुफ्ता से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं था। शगुफ्ता ने फैसला किया कि वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन हवेली से भागने के लिए पहले उसे उस कमरे से निकलना पड़ेगा। ये सोचकर वो कमरे का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी। मगरिब के बाद दरवाज़ा खुला। एक मुलाजमा कमरे के अंदर आई और बोली, छोटी बीबी, आपको मलिक साहब बुला रहे हैं। चंद लम्हे सोचने के बाद शगुफ्ता मुलाजमा के साथ चल पड़ी। डाइनिंग रूम में टेबल पर खाना लगा हुआ था। बड़ी बेगम के अलावा बाकी सब टेबल पर खाना शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। शगुफ्ता को देखते ही मलिक तनवीर की बातें खिल उठी। वो चहक कर बोला, आओ शगुफ्ता आओ, मैं चाहता था तुम हमारे साथ खाना खाओ। शुक्र है तुमने मुझे मायूस नहीं किया। शगुफ्ता भी कुर्सी पर बैठ गई। मलिक तनवीर ने अपने बच्चों का तारुफ करवाया। वो शगुफ्ता को अपने और अपने बच्चों की रूटीन पसंद नापसंद बताता रहा और शगुफ्ता चुप करके सुनती रही। उसने शगुफ्ता से वादा किया कि कल वो उसके लिए कपड़े और जेवरात ज़रूर मंगवाएगा ताकि वो खुद उनमें से अपनी मर्जी के कपड़े और जेवरात पसंद कर सके। अब शगुफ्ता कमरे से आज़ाद हो चुकी थी, मगर उसे हवेली से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। आधी रात का वक्त था। एक तरफ तो बड़ी बेगम ने मलिक साहब से लड़ झगड़ कर उसे कमरे से निकाल दिया, जबकि मलिक साहब को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। वो ड्राइंग रूम में बैठा सामान की लिस्ट बना रहा था। अचानक उसे खिड़की पर से साया नजर आया। बाहर लॉन में कोई था। वो टार्च उठाकर बाहर निकला। टार्च की रोशनी इधर उधर मारी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसी लम्हे उसे श्श की आवाज़ आई। उसने आवाज़ की सिमत देखा, अंधेरे में कोई लड़की खड़ी थी। वो खिलखिलाकर हंसी और हवेली के पीछे भाग गई। मलिक साहब ने अंधेरे में उसे पहचाना तो नहीं, मगर उसे यही लगा कि हो न हो ये शगुफ्ता ही है। वो उसके पीछे भागा। हवेली की पिछली जानिब पहुंचा, वहां कोई नहीं था। दोबारा उसे श्श की आवाज़ आई। आवाज़ आम के पेड़ के ऊपर से आ रही थी। मलिक साहब ने पेड़ के ऊपर देखा। पेड़ के ऊपर लड़की बैठी थी। वो मुसलसल हंस रही थी, मगर अंधेरा होने के बायस उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मलिक साहब ने सरगोशी की, कौन है वहाँ? शगुफ्ता, क्या ये तुम हो? नीचे आओ, वहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने पेड़ पर लगा कच्चा आम तोड़ा और उसे मलिक साहब को दे मारा। आम सीधा मलिक साहब की नाक पर आ लगा। उसने गुस्से से ऊपर देखा। अब वहाँ कोई नहीं था। उन्हें दोबारा वही आवाज़ आई। पलट कर देखा, वही लड़की खड़ी थी जो लॉन की तरफ भाग गई। मलिक साहब को शगुफ्ता पर बहुत गुस्सा आया। वो शगुफ्ता के कमरे की तरफ चल पड़े। उन्हें सारी शरारत शगुफ्ता की लग रही थी। जैसे ही शगुफ्ता के कमरे के खिड़की के पास से गुजरे, ठटक कर रुक गए। शगुफ्ता बेड पर सो रही थी। इतने में ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलने और बंद होने लगा। मलिक साहब को थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ और वो दबे पांव ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। अगली सुबह 10 बजे शहर से एक ज्वेलर बहुत सारे जेवरात और कपड़े लेकर हवेली पहुंचा। मलिक साहब ने शगुफ्ता को बुलाया और कहा कि वो उनमें से अपनी पसंद के कपड़े और जेवरात चुन ले। शगुफ्ता क्या करती? उसने कुछ कपड़े और जेवरात पसंद कर लिए। शगुफ्ता के खामोश इकरार पर मलिक तनवीर बेहद खुश था। उसी लम्हे बड़ी बेगम सूटकेस लिए दोनों बच्चों समेत अपने कमरे से निकली और मलिक साहब को धमकियां देते हुए गाड़ी में बैठी और बच्चों समेत मैके चली गई। मलिक तनवीर ने बीवी के जाने की परवाह न करते हुए अपने मुंशी से कहा कि कपड़ों और जेवरात की रकम अदा कर दो, उसके बाद निकाह खां को जुम्मे के दिन की दावत दे आओ।
शाम के वक्त शगुफ्ता को मौका मिला। उसने हवेली से बाहर जाने की कोशिश की। दरवाजे पर उसे मुलाजमा मिल गई। मुलाजमा ने दरवाजे को लॉक करते हुए कहा, छोटी बीबी, बड़े साहब का हुक्म है, जब तक निकाह नहीं हो जाता आप हवेली से बाहर नहीं जा सकती। शगुफ्ता खामोशी से अपने कमरे में चली आई। शाम के बाद मलिक साहब को दूसरी मंजिल से शगुफ्ता की आवाज़ें सुनाई दी। मलिक साहब जल्दी ऊपर आएं। मलिक साहब फौरन सीढ़ियाँ चढ़ते दूसरी मंजिल पर पहुंचे। शगुफ्ता लॉन्च में खड़ी थी। वो नीचे पहली मंजिल की तरफ देख रही थी। मलिक साहब शगुफ्ता के पास पहुंचे और बोले, क्या हुआ शगुफ्ता? शगुफ्ता ने नीचे की तरफ इशारा किया और बोली, देखें शगुफ्ता तो वहाँ है। मलिक साहब ने जो ही नीचे देखा, ड्राइंग रूम में रखे खूबसूरत झूले में शगुफ्ता बैठी हुई उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर उनके ओसान खता हो गए। ऊपर भी शगुफ्ता, नीचे भी शगुफ्ता। उन्होंने फौरन करीब खड़ी शगुफ्ता पर नजर डाली। शगुफ्ता गायब हो चुकी थी। वो तेजी से नीचे की तरफ भागे। सीढ़ियाँ उतरते हुए उनकी नज़र खिड़की के शीशों से हवेली की पिछली जानिब पड़ी तो वो जैसे पत्थर के होकर रह गए। हवेली की पिछली जानिब शगुफ्ता खड़ी उन्हें मुस्कुरा कर देख रही थी। अचानक नीचे से शगुफ्ता की आवाज़ आई, अब नीचे आ भी जाएं। आवाज़ सुनकर उन्हें होश आया। वो भागते हुए सीढ़ियों से उतरे। शगुफ्ता के कमरे की तरफ लपके। कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा बाहर से बंद था और शगुफ्ता कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर लॉन में देख रही थी। मलिक तनवीर को जोर से चक्कर आया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कमरे में आकर बिस्तर पर दराज हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हर तरफ शगुफ्ता, शगुफ्ता और शगुफ्ता। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं उसका दिमाग तो नहीं चल पड़ा। रात का खाना खाए बगैर वो बिस्तर पर लेट गया। मुलाजमों को भी मना कर दिया कि अगर वो सो जाए तो कोई उसे जगाने ना आए। मलिक तनवीर गहरी नींद सो चुका था। आधी रात के वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके जिस्म को ज़मीन पर घसीटता हुआ कहीं लेकर जा रहा है। खौफ से उसने अपनी आंखें खोल दी। वाकई 3 परछाइयाँ जो उसे टांगों से पकड़कर घसीटते हुए लेकर जा रही थी, मगर नामालूम परछाई किसकी थी। मलिक तनवीर चीखने चिल्लाने लगा, पूछने लगा कि वो तीनों कौन हैं, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो मदद के लिए पुकारने लगा, मगर वो ऐसे वीराने में था जहाँ दूर दूर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। उसे अपने जिस्म पर जगह जगह जख्म महसूस होने लगे। दर्द से कराहने लगा। नामालूम परछाइयों से घसीटते हुए खंडरात के अंदर दाखिल हो गए। अंदर रोशनी थी। वो तीनों लड़कियां थीं, मगर हैरत अंगेज तौर पर उनके सिर्फ चेहरों पर इतना अंधेरा था कि उनकी शिनाख्त नामुमकिन थी। उन्होंने मलिक साहब को एक कमरे में बंद किया और गायब हो गए। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। हल्की रोशनी थोड़ी देर बाद तेज हो गई। कमरे की एक एक चीज़ नजर आने लगी। कमरे की खूबसूरती को देखकर मलिक तनवीर दंग रह गया। फर्नीचर तो इतना खूबसूरत था कि उसने ज़िंदगी में इतना खूबसूरत फर्नीचर नहीं देखा था। खूबसूरत रेशमी पर्दे, नरम और नफीस कालीन, कमरे में रखे गुलदान तक अपनी खूबसूरती में अपने मिसाल आप थे। चंद लम्हों के लिए मलिक तनवीर कमरे की खूबसूरती में खो सा गया और अपने सब दुख दर्द भूल गया। थोड़ी देर बाद जब दीवार पर लगी घड़ी ने घंटा पूरा होते ही टन टन की आवाज़ पैदा की तो मलिक साहब ने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा और होश की दुनिया में वापस आ गए। लेकिन ये कौन सी जगह थी? उसे यहाँ लाने वाले कौन लोग थे? इस सवाल के जवाब के लिए उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था। वो खिड़की के पास गया। चांद की हल्की रोशनी फैली हुई थी। वो बस इतना समझ सका कि ये जगह अनजान थी। अचानक से उसे कोई आता नजर आया। वो गौर से उसे देखने लगा कि शायद पहचान हो जाए, मगर जो ही राहगीर खिड़की के सामने से गुजरा, उसने खिड़की के शीशे से देखने वाले मलिक साहब को घूर कर देखा। उस शख्स का चेहरा इतना खौफनाक और भयानक था कि मर्द होते हुए भी मलिक साहब के मुंह से चीख निकले और उन्होंने खिड़की के शीशों पर पर्दे डाल दिए और खुद पीछे हट गए। अजनबी का खौफनाक चेहरा देखकर उस पर लर्जा तारी हो गया। वो किसी बच्चे की मानद कमरे के कोने में दुब के बैठ गया। मलिक साहब को यकीन हो चला था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई।
نہ جانے رات کی کس پہر آنکھ کھلی، کمرے کے اندر سے ہی کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ ملک تنویر آنکھوں کو ملتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ غور کیا، سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ ملک صاحب کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھ کر دیکھے کہ کمرے کے اندر کون رو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سسکیوں کی آواز تیز ہو گئی۔ اب کی بار ایسا لگ رہا تھا کہ ایک نہیں 2 سے 3 لوگ سسکیاں لے رہے ہیں۔ ملک صاحب نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر سسکیوں کی آواز اتنی تیز اور اونچی ہوئے جا رہی تھی کہ سسکیوں کی آوازوں پر پورا کمرہ کھونجنے لگا۔ ملک صاحب کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرے کے آخر میں 3 بچے جن کی عمریں 12-13 سال کے درمیان ہوں گی، وہ گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپائے زور زور سے رو رہے تھے اور سسکیاں لے رہے تھے۔ ملک صاحب دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چلائے، کون ہو تم لوگ؟ چپ کیوں نہیں کرتے؟ چپ کر جاؤ۔ ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بچے فوراً چپ کر گئے۔ انہوں نے چہرہ اٹھا کر ملک صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے 2 نوکیلے دانت ان کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ خوفناک بچوں کو دیکھتے ہی ملک صاحب کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ چیخنے چلانے لگے۔ اچانک تینوں بچے اٹھے اور چیخیں مارتے ہوئے ملک صاحب کی طرف تیزی سے دوڑتے چلے آئے۔ ملک صاحب نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اچانک کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ملک صاحب نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا، مگر خوف سے ملک صاحب کا حال اس قدر برا ہو چکا تھا کہ انہیں زور سے چکر آیا۔ وہ وہیں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ملک صاحب کے کمرے سے ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ملک صاحب کی بیوی اور بچے تو شہر جا چکے تھے، صرف ملازم اور شگفتہ حویلی میں تھے۔ شگفتہ کے لیے یہ موقع اچھا تھا کہ وہ حویلی سے بھاگ جاتی، مگر حالات کچھ ایسے بنے ہوئے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ایسے موقع پر وہ یہاں سے چلی گئی تو یہ خود غرضی ہوگی۔ شگفتہ اور سارے ملازم کمرے کے باہر کھڑے مسلسل کمرے کا دروازہ پیٹ رہے تھے، لیکن اندر سے ملک صاحب کی صرف چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک آوازیں بند ہو گئیں۔ سب نے حیرت کے مارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کر دیا۔ شگفتہ نے خنسا ماں سے کہا، چاچا جی کیوں نہ ہم کمرے کا دروازہ توڑ دیں؟ خنسا ماں نے ایک نظر دوسرے ملازموں پر ڈالی۔ سب نے یہی کہا کہ دروازہ توڑ دیتے۔ بس پھر کیا تھا، دروازے کا لاک توڑنے کے لیے اوزار لائے گئے، باوجود تمام کوششوں کے دروازے کا لاک نہیں ٹوٹ سکا۔ آخرکار تنگ آ کر چوکیدار کلہاڑی اٹھا لایا اور بولا، بھائی سب ہٹ جاؤ، آج یا تو دروازہ نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا۔ سارے ملازم پیچھے ہٹ گئے۔ چوکیدار نے دروازے پر زوردار ضرب لگائی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی کلاڑی 2 ٹکڑے ہو کر دور جا گری۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے، کیا کہتے۔ سب وہیں فرش پر بیٹھ کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر بعد ملک صاحب کو ہوش آیا۔ بمشکل وہ اٹھ کر بیٹھے، سر پر بوجھ تھا جیسے سر پر منو وزن رکھا ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنا سر دبانے لگے۔ اوسان کچھ بحال ہوئے تو ان کی نظر سامنے رکھے ٹیبل پر کھانے پر پڑی۔ کئی طرح کے کھانے جو دکھنے میں بے حد لذیذ تھے، ہر طرح کے پھل، جوس اور نہ جانے کیا کچھ کھانے کے لیے موجود تھا۔ لذیذ کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کھانے کو دیکھ کر ملک صاحب کو بھوک محسوس ہوئی۔ وہ ہمت کر کے اٹھے اور کھانے کی ٹیبل کے قریب پہنچے، اس سے پہلے کہ وہ کسی کھانے کو ہاتھ لگاتے۔ انہیں کمرے کے آخری کونے سے ایک سانپ اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں کی تعداد بڑھ گئی۔ 2، 3، 4 ان گنت سانپ تھے۔ اتنے سارے سانپ دیکھ کر ملک صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بچاؤ، مجھے بچاؤ پکارتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہوئے عالیشان بڑھ پر چڑھ گئے۔ ان کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ سانپ قریب آ گئے۔ وہ رینگتے ہوئے بیڈ کے اوپر چڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ خوف کے مارے ملک صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، اگلے ہی لمحے سارے سانپ غائب ہو گئے۔ ملک صاحب آنکھیں ملتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگے۔ خوف کے مارے ملک صاحب بیڈ پر سرانے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ان پر کپ کپی تاری تھی۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگے اور زور زور سے دہائیاں دینے لگے۔ مجھے نکالو یہاں سے، مجھے اس خوبصورت قید خانے سے نکالو۔ کوئی مجھے سن رہا ہے؟ کوئی سن رہا ہے؟
شدید بھوک کے باوجود ملک صاحب نے کھانے کی ٹیبل کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی۔ جو ہی حویلی کے کمرے میں ملک صاحب کی چیخو پکار شروع ہوتی، وہاں حویلی میں بھی ملک صاحب کی چیخو پکار شروع ہو جاتی۔ حویلی کے تمام ملازمین اور شگفتہ بے بسی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ ایک ملازم نے تو یہ بھی مشورہ دیا کہ گاؤں سے لوگوں کو بلا لاتے ہیں، شاید سب مل کر دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس پر چوکیدار نے کہا، میرے بھائی، دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، لوہے کا نہیں۔ اس دروازے کو توڑنے کے چکر میں میری کلہاڑی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ تم پورے گاؤں کو بلا لاؤ، مجھے نہیں لگتا یہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا۔ جس طرح یہ دروازہ اپنی مرضی سے بند ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہی کھلے گا۔ چوکیدار کی بات عجیب تو تھی، لیکن کسی حد تک درست تھی۔ دوسرے ملازم بھی خاموش ہو گئے۔ ملک صاحب کو خوبصورت اور عالی شان محل نما کمرے میں قید ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ خوف اور بھوک سے نڈال ہو چکے تھے۔ کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کھڑکیاں، دروازے سب بند تھے۔ سانپوں کے ڈر سے تو ملک صاحب بیڈ سے نیچے بھی نہیں اتر رہے تھے۔ اسی لمحے انہیں خیال آیا کہ بڑی بڑی کھڑکیوں پر لگے شیشے اگر ٹوٹ جائیں تو یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ اٹھے۔ پہلے تو انہوں نے اچھی طرح سے پورے کمرے کا جائزہ لیا، بیڈ کے نیچے بھی جھانکا کہ کہیں سانپ تو نہیں ہے۔ جب ان کی تسلی ہو گئی کہ یہاں کوئی سانپ نہیں تو وہ بستر سے نیچے اترے، کھڑکی پر گرے ہوئے بڑے بڑے پردے ہٹائے۔ دن نکل آیا تھا، مطلب انہیں یہاں قید ہوئے پوری رات گزر چکی تھی۔ شیشے کو توڑنے کے لیے انہیں مضبوط چیز چاہیے تھی۔ وہ پورے کمرے میں تلاش کرنے لگے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے وہ شیشے کو توڑ سکیں، اور تو کچھ نہیں ملا، مگر ان کی نظر ٹیبل لیمپ پر پڑی، جس کا سٹینڈ دکھنے میں لوہے کا لگ رہا تھا۔ انہوں نے ٹیبل لیمپ کے سٹینڈ کو اوپر والے حصے سے الگ کیا۔ سٹینڈ واقعی بہت مضبوط لوہے کا بنا تھا۔ اتنے میں انہیں کھڑکی کے باہر سے شور شرابے کی آوازیں آئیں، جن میں کچھ آوازیں ہیں ہمیں چھوڑ دو کی آوازیں جانی پہچانی تھی۔ ملک صاحب بھاگتے ہوئے کھڑکی کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھتے کہ چند لوگ جنہوں نے لمبے لمبے چوگے پہنے ہوئے، جن کی ٹوپیوں کو وہ سر پر اوڑے ہوئے تھے، جس سے ان کی شناخت ناممکن تھی، وہ 2 لڑکوں کو گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ وہ لڑکے کوئی اور نہیں، ملک صاحب کے دونوں صاحبزادے تھے۔ وہ انہیں کھڑکی کے سامنے لے کر آئے اور مارنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہنٹر تھے جس سے وہ ملک صاحب کے بیٹوں کو پیٹ رہے تھے، اور بچے مدد کے لیے باپ کو پکار رہے تھے۔ ابو جان ہمیں بچائیں، کہاں ہیں آپ؟ ابو جان خدا کے لیے ہمیں بچائیں۔ ملک صاحب کا سٹیمنا جواب دے کیا۔ انہوں نے لوہے کا سٹینڈ زور زور سے کھڑکی پر لگے شیشوں پر مارنا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ چلانے لگے، میرے بیٹوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دو میرے بیٹوں کو۔ حیرت انگیز طور پر لوہے کا سٹینڈ مارنے کے باوجود شیشے پر ایک نشان تک نہیں پڑا تھا۔ ملک صاحب سٹینڈ نیچے پھینک کر چیخنے چلانے لگے، کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کھڑکی کو کھولنے کے لیے کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا۔ باہر ملک صاحب کے دونوں بیٹے تکلیف سے چلا رہے تھے، اور کمرے کے اندر ملک صاحب چلا رہے تھے، مگر ان کی چیخوں کی آوازیں ان کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ مار کھاتے کھاتے ان کے دونوں بیٹے زمین پر گر گئے، ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ملک صاحب چلائے، جمال بیٹا آنکھیں کھولو، تیمور آنکھیں کھولو، دیکھو میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ چند لمحوں بعد ان کے جسم بے حس و حرکت زمین پر پڑے تھے۔ انہیں مارنے والے جلادوں کے ہاتھ بھی رک چکے تھے۔ ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ ملک صاحب سسکتے ہوئے دھیرے سے بولے، جمال بیٹا، بیٹا تیمور آنکھیں کھولو، دیکھو میری جان، میں تمہارا ابو یہاں ہوں، بیٹا آنکھیں کھولو میری جان۔ اتنے میں ایک جلاد کھڑکی کے قریب آیا اور بولا، تمہارے بچے مر چکے ہیں، انہیں دفنا سکتے ہو تو دفنا دو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے دوسرے جلاد بھی چلے گئے۔ پہلے تو ملک تنویر انہیں گم سم دیکھتا رہا، پھر چلایا، نہیں، میرے بیٹوں کو کچھ نہیں ہو سکتا، میرے بچے مر نہیں سکتے، میرے 2 ہی تو بچے تھے، میں ان کے بغیر جی کر کیا کروں گا۔ بچوں کے مردہ جسم ملک تنویر کی آنکھوں کے سامنے پڑے تھے۔ ملک تنویر بلک بلک کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے آواز آئی، انسان جب مر جائے تو یہ دولت، خوبصورت کمرہ، لذیذ کھانے، دنیا کی نعمتیں آخر کس کام کی ہیں؟ ملک تنویر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ 3 لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایک نے کہا، اے انسان، ہم جن زادیاں ہیں اور 3 بہنیں ہیں۔ جس لڑکی کو تو نے اپنی حویلی کے سب سے خوبصورت کمرے میں قید کر رکھا ہے، ہم بھی تجھے اس محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں قید کر کے سبق سکھانا چاہتے تھے کہ زندگی پرتاش چیزوں کے ساتھ نہیں،
खुशियों के संग गुजरती है। सोचो, तुम किसी को कैद करके दुनिया भर की नेमतें उसके कदमों में डाल दोगे तो वो कैसे खुश रह सकेगा? जिस तरह तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे सामने मुर्दा पड़े हैं, इसी तरह एक कैदी अपने वजूद को देखता है कि वो सांस तो ले रहा है मगर वो मर चुका है। उसे अपने मुर्दा वजूद के लिए कोई नेमत मायने नहीं रखती। कभी सोचा उस खूबसूरत कमरे की खिड़की से बाहर देखती शगुफ्ता अपने वजूद को भी उसी तरह मुर्दा देखती होगी तो उस पर क्या गुजरती होगी? चंद लम्हों के लिए गहरी खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद मलिक तनवीर जिन ज़ादियों के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी नहीं सोचा था। दौलत की ताकत ने मुझे अंधा कर दिया। मैं घर जाते ही शगुफ्ता को आज़ाद कर दूंगा। मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर मारे गए। दूसरी जिनजादी बोली, तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं, हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया है। जैसे ही तुम शगुफ्ता को आज़ाद करोगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये सुनते ही मलिक तनवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अगले लम्हे मलिक तनवीर अपने कमरे में अंधे मुंह फर्श पर पड़ा था। वो फौरन उठा, उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। शगुफ्ता समेत करके सारे मुलाजिम उस दरवाजे के बाहर खड़े थे। सबने यकजुबान होकर कहा, बड़े साहब, हमने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोल सके। आपकी आवाज़ों से बहुत परेशान थे। मलिक तनवीर ने शगुफ्ता पर एक नज़र डाली और गांव के चंद बुजुर्गों और करमदीन को फ़ौरन हवेली बुलवाया। मलिक तनवीर ने खुद के साथ होने वाला सारा वाक़या बुजुर्गों के सामने रखा। करमदीन और शगुफ्ता से माफ़ी मांगी। मलिक तनवीर ने शगुफ्ता और उसके घरवालों को जो तकलीफ़ पहुंचाई थी उसके बदले उसने सारा कर्ज भी माफ़ कर दिया। उसके बाद मलिक तनवीर की बीवी और बच्चे सही सलामत हवेली वापस आ गए। उस गांव में होने वाला ये पहला और अनोखा वाक़या था, मगर उस वाक़े के बाद मलिक तनवीर को आज़ादी का मतलब पता चल गया था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।